हरिओम तत्सत। यह मीन लगने की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और यहाँ पर बिल्कुल कमजोर स्थिति में और अष्टम भाव में विराजमान हो गए, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है और शत्रु पक्ष से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे मुख्य बात कि सूर्य जो है वो षष्ठ भाव के स्वामी है, तो हम तो षष्ठ भाव के स्वामी को आकारक मानते हैं, परंतु सूर्य जो होते हैं आत्मा के कारक होते हैं। हमारे जीवन में सूर्य, चंद्रमा और गुरु, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे सूर्य कुंडली में कारक हो या अकारक हो, इनको पीड़ित या कमजोर नहीं होना चाहिए, जिसके कारण जीवन में सही प्रकार से उन्नति नहीं हो पाती है। और षष्ठ भाव जो होता है वह कमर का भी होता है, मतलब और अगर इसके स्वामी अगर कमजोर हो जाए तो, और सूर्य जो होता है हड्डी के कारक भी होता है, तो ऐसी स्थिति में कमर से संबंधित भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, कमजोर होने के। तो इसलिए आपको यहाँ पर आप एक तांबे का छल्ला धारण करें और सूर्य का मंत्र जाप आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, सूर्य की आराधना करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और सूर्य यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। तो यानी अगर आप सूर्य का मंत्र जाप करते हैं, इसके उपाय जो बताया गया, आप थोड़ा प्रबल करने के उपाय अगर आप करते हैं, तो इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि लाभ ही प्राप्त होगा। चंद्रमा जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में विराजमान है बुध और शुक्र के साथ। और यहाँ पर चंद्रमा जो है उस पर राहु की दृष्टि है और चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि, दोनों की। तो पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में जाकर पीड़ित हो गए राहु एवं शनि से, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। भेद बना रहता है, दैनिक रोजगार में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और यहाँ पे चंद्रमा लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ तो चंद्रमा 29 अंक के कमजोर भी हैं और पीड़ित भी हो गए। दृष्टि डाल के फलादेश तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब खुद ही पीड़ित हैं तो आपको लाभ कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपको लगभग 7 कैरेट का मोती चांदी में आप सोमवार को शुभ मुहूर्त में धारण करें, यह सबसे अत्यंत आवश्यक है। और राहु शनि का दान उपाय तो आपको करना ही है, क्योंकि वो दोनों ग्रह चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। मंगल इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है और धन एवं कुटुंब के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। और मंगल आपकी कुंडली में कारक ग्रह होते हैं और मंगल जो है यहाँ पर तृतीय भाव में विराजमान है, लेकिन इस पर राहु की दृष्टि भी है। देखिए, हम पहले सिर्फ मंगल का फलादेश आपको बता देते हैं। तो मंगल यहाँ बैठने से क्या होगा कि पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। परंतु ऐसा माना जाता है कि यदि मंगल तृतीय भाव में विराजमान हो जाते हैं तो बड़े और छोटे भाई का सुख नहीं मिलता, बहन वगैरह हो सकती है, और ऐसा कई कुंडलियों में देखा भी गया। ऐसा नियम है कि सूर्य यहाँ विराजमान होंगे तो बड़े भाई नहीं मिले, कि सुख में कमी हो जाती है या परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और शनि होंगे तो छोटे भाई में मंगल रहते हैं, तो आगे पीछे दोनों ही भाइयों के सुख में कमी और परेशानी हो जाती है। ऐसा ग्रंथ में भी लिखा गया है और ऐसा देखा भी गया है कई कुंडलियों में। बाकी और भी ग्रहों का जो है प्रभाव होता है उसमें। तो मंगल यहाँ से मंगल जो है तृतीय भाव में विराजमान है, भाई बहन का तो छोड़ दीजिए, जो मैंने बता दिया आपको। लेकिन मेन यहाँ मंगल के विराजमान होने से क्या होगा, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ से मंगल जो है वो षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है और सफलता भी प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। परंतु मंगल अब यहाँ 10वां भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन शनि पर डाल रहे हैं। अगर शनि नहीं होते तब तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती, लेकिन शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तब यहाँ पर पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना। यह तो हो गया मंगल का फलादेश। लेकिन अब मंगल स्वयं भी तो राहु से पीड़ित हो गया। देखिए, तो अब क्या होगा कि धन एवं कुटुंब के सुख में जो लाभ मिल रहा था वो लाभ में परेशानी हो जाएगी, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको सिर्फ मंगल का फलादेश बता दिया, फिर बाद में जब मंगल पीड़ित हो रहा है तो जो लाभ मंगल दे रहा था वो कहाँ से प्राप्त होगा,
उस प्राप्त को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना पड़ेगा और मंगल का मंत्र जाप करेंगे, तब हमें जो परेशानी है जो है उससे छुटकारा मिलेगी। लेकिन अब मंगल पीड़ित हो रहे थे तो मंगल भी तो शनि को पीड़ित कर रहा है, तो मंगल को राहु पीड़ित कर रहे हैं तो हमें राहु से संबंधित उपाय करना पड़ेगा, और मंगल शनि को पीड़ित कर रहे हैं तो फिर मंगल से संबंधित भी उपाय करना पड़ेगा। तो ये इस दोनों ही चीज़ों को समझना जरूरी है, जो कि आपके फलादेश में अलग अलग मैं जो ग्रहों का फलादेश क्यों लिखता हूँ, ताकि अलग अलग ग्रहों के विषय में आपको अलग से समझ में आ जाए विस्तार से। और तो मंगल के बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं, तो बुध इस कुंडली में माता भूमि भवन के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, खुद के घर में बुध विराजमान है। तो खुद के घर में बुध विराजमान है जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। लेकिन बुध यहाँ कमजोर है, 29 इंच के बिल्कुल कमजोर है, इसलिए आपको बुध को प्रबल करना जरूरी है ताकि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। उसके बाद से जैसे कई लोग बोलते हैं कि इसको केंद्राधिपति दोष लगता है, देखिए केंद्राधिपति दोष का मतलब होता है क्या है, उसके बारे में कई लोग कंफ्यूजन है, वो उसको अकारक मानते हैं, जबकि केंद्राधिपति दोष का अर्थ होता है कि यदि दो केंद्रों के स्वामी हो जाते हैं और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो अपना अच्छा और बुरा कोई फल नहीं देते। इसलिए दो केंद्रों के जो स्वामी हैं अगर वो फलादेश के अनुसार लाभ दे रहे हैं तो उसे प्रबल करना आवश्यक है, जिससे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। अब उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं, तो गुरु इस कुंडली में तो लग्नेश है, लग्न के स्वामी है और पिता राज रोजगार के स्वामी है, पंचम भाव में उच्च राशि में विराजमान है। सबसे पहले अकेले गुरु का फलादेश क्या होगा कि विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और यहाँ से जब गुरु दृष्टि डाल रहे हैं नवम भाव में तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी अच्छी होती है, लग्न में दृष्टि के कारण भी शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यानी गुरु यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ दे रहे थे, परंतु अब जिस प्रकार मंगल राहु से पीड़ित है उसी प्रकार गुरु भी राहु से पीड़ित है, जिसके कारण आपको विद्या बुद्धि संतान स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में परेशानी का योग बन जाएगा। नहीं पीड़ित होते तो उसका फलादेश अलग है, पीड़ित हो जाएंगे तो उसका फलादेश अलग हो जाएगा। तो आपको गुरु से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, और गुरु तो अंश बल में मजबूत है ही, लेकिन इनको शुभता लाने के लिए पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए इसका मंत्र जाप इत्यादि और जो उपाय बताए गए हैं वह करना आपको आवश्यक है। शुक्र इस कुंडली में अकारक होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी और सप्तम भाव में विराजमान है, और यहाँ पर नीच राशि माना जाता है, परंतु बुध यहाँ पर देखिए स्वराशि में विराजमान है और लग्न से केंद्र में भी है, चंद्रमा से भी केंद्र, तो नीच तो नहीं मानेंगे, लेकिन शुक्र होते तो अकारक है, इसलिए यहाँ पर विराजमान होने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, और भाई बहन के सुख में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है। और यहाँ से शुक्र अगर लग्न में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि शुक्र की वह उच्च राशि है, लेकिन शुक्र अकारक होते हैं, इसलिए लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होती, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि शुक्र ऑलरेडी कमजोर है, और शुक्र को प्रबल करना नहीं है क्योंकि यह कुंडली में अकारक होते हैं। तो शुक्र से संबंधित जो सामान्य छोटे मोटे उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय आपको करना आवश्यक है, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक भी होते हैं, तो इन सब बातों को समझना जरूरी है। दूसरी बात की राहु जो है यहाँ पर जैसे चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं तो उस पर शुक्र पर भी दृष्टि है, यदि शुक्र पर राहु की दृष्टि अगर हो जाती है ऐसे में भी वैवाहिक जीवन में भी परेशानी के योग बनते हैं। इसलिए शुक्र को जो अकारक है लेकिन फिर भी उसका मंत्र जाप इत्यादि और कुछ छोटे मोटे उपाय बताए गए हैं वह करना आपको आवश्यक है। शनि जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, दसम भाव में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, आमदनी भी अच्छी होती है। और यहाँ से शनि खुद के घर में देख रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता मिलती है, और यहाँ से जो शनि है चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन शनि जब यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण यदि चंद्रमा यहाँ नहीं होते तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी नहीं होती, लेकिन चंद्रमा है यहाँ पर और उस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, इसलिए यहाँ पर शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है।
राहु यहाँ पर देखिए आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है, कई बार अचानक लाभ होगा लेकिन अचानक खत्म भी हो जाएगा तुरंत। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान रखना जो जरूरी है, अचानक लाभ के चक्कर में नहीं पड़ना है। और यहाँ से जो राहु हैं तृतीय भाव में मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण भाई बहन के सुख में कमी परेशानी मतभेद होगा और धन कुटुंब भाग्य की उन्नति इन सभी चीजों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, गुरु को भी पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान पिता राज्य रोजगार शादी स्वास्थ्य सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए राहु से संबंधित उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ से सप्तम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। केतु से संबंधित फलादेश देखते हैं तो पंचम भाव में जो केतु है वह विद्या बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से नवम भाव में दृष्टि डालते हैं तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है, कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। लग्न में दृष्टि के कारण यहाँ पे जो है शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है, यहाँ कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो लेकिन पंचम भाव में नवम भाव में और एकादश भाव में बहुत ज़्यादा परेशानी का योग बना रहे हैं, इसलिए केतु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। देखिए शनि राहु केतु इससे संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है, इसका रत्न आपको गलती से भी धारण नहीं करना है। बाकी आपको मैंने यहाँ समझा दिया और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से लिखे गए हैं, तो उसे देखें पढ़ें, इस वीडियो को भी समझें और नहीं समझ में आए तो फ़ोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।